बस बेटी, थोड़ा और इंतजाम हो जाए, फिर तुझे अच्छे घर में विदा कर दूंगा। पिताजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप खुश रहो। आज मेरी बेटी रानी बनकर जाएगी। रामशरण जी ने तो अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी। क्या बस यही लाई हो? हमें तो लगा था कि अमीर घर से बहू आएगी। आकाश, तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? जो माँ कह रही है वो गलत नहीं है। मैंने सोचा था जब बहू आएगी घर में पैसा आएगा और हमारा सारा कर्ज चुक जाएगा, लेकिन वो बिल्कुल खाली हाथ आई। ऊपर से इतना काम कराओ कि खुद ही ये घर छोड़कर भाग जाए। आप ठीक कह रहे हैं पापा, आप बस देखते जाइए, मैं इसकी ऐसी हालत करूंगी कि खुद ही रोते हुए भागेगी। हमने सोचा था बहू आएगी तो घर की इज्जत बढ़ेगी, लेकिन तुम तो खाली हाथ ही चली आई। सिया, माँ और पापा गलत नहीं कह रहे। जब इस घर में आई हो तो इस घर के हिसाब से चलना पड़ेगा। या कहां मर गई? जल्दी आ। मेरे जूते कौन उतारेगा? तेरा बाप या तेरी माँ? लोग मुझे किस बात की सजा दे रहे हैं? मैं इस घर की बहू हूं, कोई नौकरानी नहीं। तेरे बाप ने दिया ही क्या है? ना ढंग के गहने, ना कार, ना पैसे, बस खाली हाथ आकर बैठ गई इस घर में। मैं एक नई गाड़ी चाहिए और 10 लाख रुपए, एक हफ्ता, बस एक हफ्ता, नहीं तो इस घर में तुम्हारी जगह खत्म। बस बहुत हो गया, अब मुझे अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। ये दहेज के भूखे लोग, ये लोग मुझे कभी नहीं समझेंगे। जिसे अपना समझा था वो भी आज गैर निकला। क्या हुआ जब एक गरीब बाप की बेटी पर दहेज के लालची लोगों ने जुल्म की हदें पार कर दी, लेकिन फिर उस बेटी ने जो किया उससे पूरा शहर हिल गया। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बताइए आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। सिया का जन्म एक बेहद साधारण और संस्कारी परिवार में हुआ था। उसके पिता रामशरण जी एक सरकारी स्कूल के शिक्षक थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी और पीएफ का पैसा सिर्फ इसलिए बचाकर रखा था ताकि अपनी इकलौती बेटी का विवाह एक अच्छे और नामी घर में कर सकें। सिया पढ़ाई लिखाई में बचपन से ही मेधावी थी, लेकिन उस समय के सामाजिक माहौल और परिवार की इच्छा के आगे उसने अपने सपनों को दबाकर शादी के लिए हाँ कर दी। शादी तय हुई शहर के रसूखदार दीनदयाल जी के बेटे आकाश के साथ। दीनदयाल जी का समाज में बड़ा नाम था, बड़ा घर था और ऊंची बातें थीं। रामशरण जी को लगा कि उनकी बेटी राज करेगी। शादी के दिन उन्होंने अपनी हैसियत से बढ़कर खर्च किया। शानदार शामियाना, 56 भोग और विदाई के समय नकदी के साथ साथ सोने के गहनों की एक पूरी पेटी सिया के हाथों में थमा दी। रामशरण जी की आंखों में आंसू थे, पर दिल में संतोष था कि बेटी एक सुखी घर जा रही है। लेकिन जैसे ही सिया ने अपने ससुराल की दहलीज पार की, उसे एहसास होने लगा कि यहाँ की हवा में प्यार नहीं बल्कि लालच की गंध है। गृह प्रवेश की रस्म खत्म होते ही उसकी सास कलावती ने सिया का हाथ पकड़ने के बजाय सीधे उसकी गहनों की पेटी पर हाथ रखा। बस इतना ही। कलावती ने पेटी खोलते ही नाक से कोड़ते हुए कहा, दीनदयाल जी ने शहर के बड़े बड़े लोगों को न्योता दिया था। सब पूछ रहे थे कि बहू क्या लाई है, और तुम तो बस ये चंद गहने और 5 लाख का चेक लेकर आ गई। रामशरण ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा, हमारी नाक कटवा दी समाज में। सिया सन्न रह गई। अभी उसके हाथों की मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा था और उसे उसके पिता की हैसियत पर ताने मिलने शुरू हो गए थे। उसने अपने पति आकाश की ओर देखा। उम्मीद थी कि वह कुछ कहेगा, लेकिन आकाश ने अपनी नजरें फेर ली और कमरे से बाहर चला गया। उस रात सिया को समझ आ गया कि इस आलीशान घर की दीवारें जितनी ऊंची हैं, यहां रहने वाले लोगों की सोच उतनी ही छोटी। दिन बीतने लगे और सिया की जिंदगी एक नौकरानी से भी बदतर होने लगी। कलावती हर बात पर उसे कोसती। रसोई में नमक कम हो या बिस्तर पर चादर में सिलवट, हर गलती का अंत दहेज के ताने पर होता। तेरे बाप ने सिखाया क्या है, न धन दिया न ढंग दिया। सिया चुपचाप रसोई में खड़ी आंसू बहाती रहती। उसे सुबह 4 बजे उठकर पूरे घर की सफाई, नाश्ता और भारी भरकम कपड़े धोने पड़ते। ससुर दीनदयाल जी जो बाहर बढ़े शरीफ बनते थे, घर के अंदर आते ही एक झल्लाद बन जाते। वे अक्सर शाम को ड्राइंग रूम में बैठकर हिसाब लगाते कि शादी में कितना खर्च हुआ और उन्हें रिटर्न में क्या मिला।
एक दिन दीनदयाल ने सिया को बुलाकर साफ शब्दों में कहा, देखो बहू, सीधी सी बात है, हमें एक नई गाड़ी चाहिए और व्यापार के लिए 10 लाख रुपए। अपने बाप से कहो कि जमीन बेच दे या कर्ज ले, हमें मतलब नहीं। अगर हफ्ते भर में पैसे नहीं आए तो समझ लेना इस घर में तुम्हारे लिए रोटी भी महंगी पड़ जाएगी। सिया का कांपता हुआ शरीर और डबडबाई आंखें दीनदयाल का दिल नहीं पिघला पाईं। उसे लगा था कि ससुराल उसका अपना घर होगा, लेकिन यहां तो हर रिश्ता लेन देन की तराजू पर तोला जा रहा था। वह रात सिया के लिए एक डरावने सपने जैसी थी, जहां उसे अपने पिता की बेबसी और ससुराल की दरिंदगी के बीच चुनाव करना था। दीनदयाल की वह धमकी, अगर जमीन बेचकर पैसे नहीं आए तो बरामदे में सोना पड़ेगा, सिया के कानों में रात भर पिघले हुए शीशे की तरह चुभती रही। उस रात वह सो नहीं सकी। वह रसोई के ठंडे फर्श पर बैठी रही और अपनी हथेलियों को देखती रही, जो बर्तन मांज मांज कर खुरदरी हो चुकी थी। उसे लगा था कि सुबह शायद सूरज की किरणें कुछ उम्मीद लेकर आएंगी, लेकिन अगले दिन का सवेरा और भी भयानक था। सुबह के 4:30 बजे ही कलावती ने रसोई का दरवाजा जोर से पीटना शुरू कर दिया। उठ रही कुलक्षणी, सूरज सिर पर चढ़ आया है और अभी तक चाय का पानी भी नहीं छड़ा। तेरे बाप ने क्या लाड़ प्यार में तुझे नवाबजादी बना रखा था। सिया हड़बड़ाकर उठी। उसकी आंखों में नींद और थकान भरी थी, पर डर उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। उस दिन से सिया की दिनचर्या एक गुलाम से भी बदतर कर दी गई। कलावती ने घर की सफाई करने वाली बाई को काम से निकाल दिया। जब सिया ने डरते डरते पूछा कि बाई क्यों नहीं आई, तो कलावती ने दांत पीसते हुए कहा, जब तेरे बाप ने दहेज में हमें कौड़ियां थमाई हैं, तो बाहर वालों को देने के लिए पैसे कहां से लाए। अब से झाड़ू पोछा, बर्तन और कपड़े सब तू ही करेगी। और सुन, अगर फर्श पर एक दाग भी दिखा तो दिन का खाना भूल जाना। सिया का पूरा दिन अब कोल्हू के बैल की तरह बीतता। सुबह का नाश्ता बनाने के बाद उसे भारी भरकम बाल्टियां उठाकर सीढ़ियां चढ़नी पड़ती। पूरे 2 मंजिला मकान को साफ करते करते उसकी कमर जवाब दे जाती। दोपहर को जब वह थोड़ा सुस्ताने बैठती तो कलावती ताने लेकर तैयार रहती। बढ़ी आई आराम फरमाने वाली, देख जरा इन कपड़ों को, कॉलर पर अभी भी मैल है, जा फिर से रगड़ कर धो इन्हें। हैरानी की बात यह थी कि पति आकाश, जिसे सिया अपना हमसफर मानती थी, वह भी इस जुल्म में शामिल हो गया था। एक शाम जब सिया की तबीयत ज्यादा खराब हुई और वह रसोई में बेहोश होकर गिर पड़ी, तो आकाश ने उसे उठाने के बजाय उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया। नाटक बंद करो सिया, मां बता रही थी कि तुम आजकल काम से जी चुरा रही हो। मेरे पिता ने तुम पर इतना खर्च किया है, कम से कम घर का काम तो ढंग से करो। और हां, कल शाम तक मुझे अपने ससुर जी से जवाब चाहिए कि वो 10 लाख कब भेज रहे हैं। सिया की आंखों से आंसू गिरकर फर्श पर बिखर गए। उसे समझ आ गया कि इस घर में उसके आंसुओं की कोई कीमत नहीं है। उसे ठीक से खाना तक नहीं दिया जाता था। घर के बाकी सदस्य डाइनिंग टेबल पर बैठकर लजीज पकवान खाते और सिया के हिस्से में आती थीं सूखी रोटियां और बची हुई सब्जी। कई बार तो कलावती जानबूझकर सब्जी में ज्यादा नमक डाल देती ताकि सिया उसे खा ना सके। एक दोपहर जब सिया आंगन में भारी चादरें धो रही थी, मोहल्ले की कुछ औरतें वहां आ गईं। कलावती ने उन्हें देखते ही नाटक शुरू कर दिया। देखिए बहन जी, कितनी खुशकिस्मत है मेरी बहू। मैं इसे मना करती हूं कि काम मत कर, पर कहती है कि मां जी आप आराम करो। पर क्या बताऊं, इसके संस्कार ही ऐसे हैं कि बस काम में लगी रहती है। औरतें सिया को सहानुभूति की नजर से देखने लगी। सिया चुपचाप सुनती रही। उसका आत्मसम्मान हर दिन कुचला जा रहा था। उसे एहसास होने लगा था कि वह इस घर की बहू नहीं, बल्कि एक ऐसी मशीन बन चुकी है जिसे सिर्फ गालियां और काम दिया जाता है। उसे तानों के उस चक्रव्यूह में फंसा दिया गया था, जहां से बाहर निकलने का उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। ससुर की दी हुई 1 हफ्ते की मोहलत खत्म होने वाली थी और घर का माहौल किसी धमाके से पहले की खामोशी जैसा था। ससुर दीनदयाल द्वारा दी गई 1 हफ्ते की मोहलत खत्म हो चुकी थी। सिया के पिता रामशरण जी के पास से कोई जवाब नहीं आया था, क्योंकि सिया ने हिम्मत करके उन्हें कभी फोन ही नहीं किया। वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसके पिता अपनी पुश्तैनी जमीन बेचें या इस उम्र में किसी के सामने हाथ फैलाएं। लेकिन घर में सन्नाटा किसी बड्ढे तूफान का संकेत दे रहा था। उस शाम घर का माहौल और भी बोझिल था। सिया रसोई में रात के खाने की तैयारी कर रही थी कि अचानक घर के बाहर से शोर शराबे की आवाजें आने लगी। दीनदयाल, बाहर निकल, कब तक चूहे की तरह अंदर छुपा रहेगा। गालियों और चिल्लाने की आवाजें सुनकर सिया का दिल बैठने लगा। उसने खिड़की से झांक कर देखा।
बाहर 4-5 कद्दावर आदमी खड़े थे जो गुस्से में लाल थे। ये वही कर्जदार थे जिनसे दीनदयाल ने अपनी झूठी शान बनाए रखने और सट्टेबाजी के लिए मोटा कर्ज ले रखा था। दीनदयाल और आकाश डर के मारे अंदर के कमरों में छुप गए, लेकिन कलावती ने अपनी चालाकी का पासा फेंका। उसने सिया को धक्का देते हुए बाहर भेजा। जा देख कौन आया है, शायद तेरे बाप ने गुंडे भेजे हैं हमें डराने के लिए। सिया जैसे ही दरवाजे पर पहुंची, कर्जदारों ने उसे घेर लिया। अरे ओ बहू रानी, अपने ससुर से कह कि ब्याज के 2 लाख रुपए आज ही चाहिए, वरना इस घर का सामान सड़क पर होगा। सिया कांपते हुए बोली, वो घर पर नहीं है। तभी दीनदयाल और आकाश बाहर निकल आए। अपनी गलती मानने के बजाय दीनदयाल ने सारा दोष सिया के सिर मरना शुरू कर दिया। दीनदयाल चिल्लाकर बोले, अरे भाइयों, हम क्या करें? हमने सोचा था इस बहू के आते ही लक्ष्मी आएगी, पर इसके बाप ने तो हमें ठग लिया। न दहेज दिया, न वादे के मुताबिक पैसे। हमारी तो किस्मत ही फूट गई कि ऐसी दरिद्र लड़की हमारे घर आई। कर्जदारों में से एक ने हंसते हुए कहा, हमें तुम्हारी पारिवारिक कहानी से मतलब नहीं है। अगर पैसे नहीं हैं तो बहू के हाथ पैर में जो सोने के कंगन और गले में चैन है वही निकाल कर दे दो। यह सुनते ही आकाश आगे बढ़ा। उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि वह अपनी पत्नी के साथ क्या कर रहा है। उसने झटके से सिया का हाथ पकड़ा और उसके कंगन उतारने लगा। सिया रोती रही, गिद्ध गिद्धाती रही। आकाश, ये मेरी मां की आखिरी निशानी है, प्लीज इसे मत छीनो। पर आकाश के सिर पर अपनी साख बचाने का भूत सवार था। उसने सिया को जोर से धक्का दिया और कंगन छीनकर कर्जदारों की तरफ उछाल दिए। कलावती पीछे से चिल्लाई, ये चैन भी उतार इसकी। जब तक इसके बाप से पैसे नहीं आते, इसे कोई गहना पहनने का हक नहीं है। सरेआम मोहल्ले वालों के सामने सिया के गहने नोचे जा रहे थे। लोग फुसफुसा रहे थे, पर कोई आगे नहीं आया। सिया जमीन पर गिर पड़ी थी। उसका दुपट्टा मिट्टी में सन चुका था और उसके स्वाभिमान के चीथड़े उठ ढह चुके थे। कर्जदार तो गहने लेकर चले गए, लेकिन घर के अंदर का तांडव अभी बाकी था। दीनदयाल ने सिया के पास आकर उसके सिर पर हाथ रखकर उसे नीचे की ओर झुकाया और कहा, देख लिया, आज तेरी वजह से हमें गली के गुंडों के सामने नीचा देखना पड़ा। अगर कल सुबह तक तेरे बाप ने 10 लाख का इंतजाम नहीं किया तो याद रखना, इस घर की चौखट तेरे लिए बंद हो जाएगी। उस रात सिया को खाना तो दूर, पानी तक नहीं दिया गया। उसे अंधेरे स्टोर रूम में बंद कर दिया गया। स्टोर रूम की उस घुटन में सिया को पहली बार अपनी बेबसी पर गुस्सा आया। उसे अपने पिता के वे शब्द याद आए जो उन्होंने विदाई पर कहे थे, बेटी, अब वही तुम्हारा घर है। पर क्या वाकई वह उसका घर था, जहां उसकी इज्जत की नीलामी हो रही थी? उस रात सिया के आंसू सूख गए और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने तय कर लिया था कि अब वह बेचारी बनकर नहीं मरेगी। स्टोर रूम की उस घुटन भरी रात में सिया की आंखों से नींद कोसों दूर थी। बाहर ससुर के खर्राटे और सास की बुदबुदाहट सुनाई दे रही थी, जो शायद अभी भी अगले दिन की साजिशें रच रहे थे। सिया फर्श पर पड़ी हुई अपनी नीली पड़ चुकी कलाइयों को देख रही थी, जहां से आकाश ने जबरन कंगन छीने थे। उन निशानों ने उसके दिल पर लगे घावों को और गहरा कर दिया था। अंधेरे कमरे में बैठी सिया को रह रहकर ससुर दीनदयाल के वे शब्द याद आ रहे थे, दरिद्र लड़की, बाप की ठगी और घर की चौखट बंद होना। उसने खिड़की से बाहर देखा। चांद की हल्की सी रोशनी सलाखों के पीछे से छन कर आ रही थी। उस रोशनी ने जैसे उसे याद दिलाया कि वह एक मेधावी छात्रा थी, जिसने कॉलेज में टॉप किया था, जिसके सपनों के पंख कभी बहुत ऊंचे उड़ने के लिए फड़फड़ाते थे। क्या मैं इसी दिन के लिए पैदा हुई थी? उसने खुद से सवाल किया। क्या एक औरत का वजूद सिर्फ इतना है कि उसे बाजार की वस्तु की तरह तौला जाए? भोर के 4 बजने वाले थे। सिया उठी। उसने अपनी फटी हुई साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछी और अपने बिखरे हुए बालों को समेटा। उसने अलमारी के एक कोने में छिपे अपने पुराने स्कूल बैग को निकाला। उसमें कुछ भी कीमती नहीं था, न सोना न चांदी। उसमें थी उसकी डिग्रियां, कुछ पुरानी किताबें और पिता के दिए हुए वह 1000 रुपए जो उन्होंने छुपकर विदाई के समय उसकी हथेली पर रखे थे और कहा था, कभी जरूरत पड़े तो काम आएंगे। उसने दबे पांव कमरे का दरवाजा खोला। पूरा घर गहरी नींद में था। रसोई के पास से गुजरते हुए उसे अपनी वह सूखी रोटियां दिखीं जो उसे सजा के तौर पर दी गई थी, पर उसने उन्हें हाथ नहीं लगाया। वह सीधे मुख्य द्वार पर पहुंची। जैसे ही उसने दरवाजे की कुंडी खोली, एक पल के लिए उसके हाथ कांपे। समाज क्या कहेगा? पिता की इज्जत का क्या होगा?
तभी उसके कानों में आकाश की वह आवाज गूंजी, नाटक बंद करो, तुम इस घर पर बोझ हो। सिया के हाथ अब स्थिर थे। उसने कुंडी खोली और पीछे मुड़कर एक आखिरी बार उस घर को देखा, उस घर को जिसे उसने अपना माना था, पर जिसने उसे सिर्फ जख्म दिए थे। उसने अपनी चप्पलें हाथ में ली ताकि आवाज न हो और वह अंधेरी गली में निकल पड़ी। वह अपने मायके नहीं गई। उसे पता था कि अगर वह वहां गई तो उसके पिता समाज के दबाव में उसे वापस इसी नरक में भेज देंगे। उसे कहीं और जाना था, अपने वजूद की तलाश में। वह सीधे बस अड्डे पहुंची। उसके पास बहुत कम पैसे थे, पर इरादा हिमालय से भी ऊंचा था। उसने शहर जाने वाली पहली बस पकड़ी। बस की खिड़की से ठंडी हवा जब उसके चेहरे पर लगी तो उसे पहली बार आजादी का एहसास हुआ। उसने मन ही मन संकल्प लिया, आज सिया मर गई। अब जो पैदा होगी वो किसी की दया की मोहताज नहीं होगी। अब मैं तभी लौटूंगी जब मेरा नाम मेरी पहचान बन जाएगा। इधर सुबह जब कलावती उठी और स्टोर रूम खाली पाया तो घर में कोहराम मच गया। देखो, चोरनी भाग गई, जरूर कुछ लेकर गई होगी, कलावती चिल्लाई। उन्होंने सिया के पिता को फोन किया और उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई। बेचारे रामशरण जी बदहवास होकर ससुराल पहुंचे, पर वहां उन्हें सिर्फ गालियां और धक्के मिले। आकाश ने साफ कह दिया, अपनी बेटी को संभाल लीजिए, हमारे घर के दरवाजे उसके लिए हमेशा के लिए बंद हैं। रामशरण जी रोते हुए अपनी बेटी को ढूंढते रहे, पर सिया का कहीं पता नहीं था। वह तो दूर किसी अनजान शहर के एक छोटे से कमरे में अपनी नई जिंदगी की इबारत लिख रही थी। उसने एक छोटी सी कोचिंग क्लास में सफाई और रिसेप्शनिस्ट का काम पकड़ लिया था ताकि रहने का ठिकाना मिल सके। दिन भर काम और रात भर किताबों के बीच सिया ने खुद को पूरी तरह झोंक दिया। वह अपमान की उस आग को ठंडा नहीं होने देना चाहती थी, क्योंकि वही आग उसे पढ़ने की शक्ति दे रही थी। उसने यूपीएससी, यूपीएससी की पुरानी किताबें जुटाई और अपनी तैयारी शुरू की। अब ना उसे कोई ताना देने वाला था, न कोई काम का बोझ डालने वाला। अब उसके पास सिर्फ एक लक्ष्य था, सफलता। सिया अब एक ऐसे शहर में थी जहां उसे कोई नहीं जानता था। उसके पास न रहने को छत थी, न सिर छिपाने का ठिकाना, लेकिन उसके पास वह आग थी जो उसे टूटने नहीं दे रही थी। शहर के एक कोने में एक छोटा सा कोचिंग सेंटर था, जिसके बाहर एक बोर्ड लगा था, साफ सफाई और सहायक की आवश्यकता है। सिया ने अपनी फटी हुई उम्मीदों को समेटा और अंदर चली गई। कोचिंग के मालिक को एक कर्मठ लड़की की जरूरत थी। सिया ने शर्त रखी, मुझे तनख्वाह कम दीजिएगा, बस रात को इसी कोचिंग के एक कोने में सोने की इजाजत दे दीजिए और पुरानी किताबें पढ़ने का मौका। मालिक उसकी आंखों की दृढ़ता देखकर मना नहीं कर पाया। सिया की तपस्या शुरू हो चुकी थी। उसकी दिनचर्या अब और भी कठिन थी, लेकिन इस बार वह किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए लड़ रही थी। सुबह 5 बजे उठकर वह पूरे कोचिंग सेंटर में झाड़ू पोछा करती, डेस्क साफ करती और फिर छात्रों के आने से पहले चाय और पानी का इंतजाम करती। जब क्लास शुरू होती तो वह दरवाजे के पीछे छुपकर टीचर की बातें सुनती और रात को उन्हीं खाली बेंचों पर बैठकर मोमबत्ती की रोशनी में नोट्स बनाती। उसके पास पहनने के लिए वही 2 पुरानी साड़ियां थीं। कभी कभी भूख इतनी तेज लगती कि उसे पेट पर गीला कपड़ा बांधकर सोना पड़ता ताकि नींद आ सके। एक बार कोचिंग के एक टीचर ने उसे रात के 2 बजे लाइब्रेरी में पढ़ते देख लिया। उन्होंने पूछा, सिया, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? एक सफाई कर्मचारी के लिए इतनी पढ़ाई की क्या जरूरत? सिया ने अपनी कलम नीचे रखी और शांत स्वर में कहा, सर, यह पढ़ाई मेरे लिए सिर्फ नौकरी नहीं है, यह मेरा वो हथियार है जिससे मुझे उस समाज को जवाब देना है जिसने मुझे बोझ और मनहूस कहा था। मुझे डीएम बनना है। टीचर उसकी बात सुनकर दंग रह गए और उन्होंने चुपचाप उसकी मदद करना शुरू कर दिया। इधर उसके ससुराल में स्थिति बदल रही थी। दीनदयाल का कर्ज ब्याज के चक्कर में बढ़कर दुगना हो चुका था। कर्जदार अब हर दूसरे दिन घर के बाहर आकर हंगामा करते। आकाश की नौकरी भी उसके लापरवाह स्वभाव की वजह से छूट चुकी थी। कलावती अब मोहल्ले की औरतों के सामने रोती फिरती। उस कुलक्षणी बहू ने घर छोड़ दा, तभी से हमारी बर्बादी शुरू हुई। उन्हें अपनी गलती का एहसास नहीं था। उन्हें बस इस बात का दुख था कि अब काम करने के लिए कोई मुफ्त की नौकरानी नहीं बची थी। सालों बीत गए। सिया ने बाहरी दुनिया से अपना नाता पूरी तरह तोड़ लिया था। उसने न तो अपने पिता को फोन किया, न ही सहेलियों को। प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ, सिया ने उसे आसानी से पार कर लिया। मेंस की बारी आई तो उसने अपनी रातों की नींद और दिन का चयन एक कर दिया। उसके हाथ लिखने की वजह से सूज जाते, पर वह नहीं रुकती। इंटरव्यू के दिन
उसने अपनी वही साधारण सूती सादी पहनी थी जिसे उसने बड़ी मुश्किल से सहेज कर रखा था। इंटरव्यू बोर्ड ने उससे पूछा, सिया, आपके बायोडाटा में एक बड़ा गैप है। शादी के बाद आप गायब थीं, फिर आप सफाई का काम करने लगी। क्यों? सिया ने बिना डरे अपनी आंखों में स्वाभिमान भरकर जवाब दिया, सर, वह गैप मेरी हार नहीं थी, वह मेरी तैयारी थी। मुझे घर से इसलिए निकाला गया क्योंकि मेरे पिता ने दहेज कम दिया था। मैंने झाड़ू इसलिए उठाई ताकि मैं अपनी कलम की ताकत पहचान सकूं। आज मैं यहां किसी सहानुभूति के लिए नहीं, बल्कि अपनी योग्यता साबित करने आई हूं। बोर्ड के सदस्य उसकी हिम्मत और सच्चाई देखकर प्रभावित हुए। जब परिणाम घोषित हुआ तो पूरे भारत में एक ही नाम की गूंज थी, सिया रामशरण। वह न केवल पास हुई थी, बल्कि उसने पूरे देश में टॉप किया था। वह अब एक बेबस बहू नहीं, बल्कि IAS सिया बन चुकी थी। परिणामों की उस लिस्ट में अपना नाम सबसे ऊपर देखकर सिया की आंखों से आंसू बह निकले। पर ये बेबसी के नहीं, विजय के आंसू थे। उसने सबसे पहले अपने पिता को फोन किया। बूढ़े रामशरण जी अपनी बेटी की आवाज सुनकर फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें तो लगा था कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। सिया ने बस इतना कहा, पिताजी, अब सिर उठाकर चलिएगा, आपकी बेटी अब किसी के सामने झुकने वाली नहीं है। सिया का चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के लिए हो गया था। उसे प्रशिक्षण के लिए मसूरी की लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी भेजा गया। वहां का जीवन उसके पिछले कुछ सालों के संघर्ष से बिल्कुल अलग था। जहां कभी वह फर्श साफ किया करती थी, आज उसे बड़े बड़े अधिकारी सम्मान दे रहे थे। ट्रेनिंग के दौरान सिया ने प्रशासन की हर बारीकी को समझा। उसने ठान लिया था कि वह अपनी शक्ति का उपयोग केवल समाज सुधार के लिए करेगी, न कि व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद पोस्टिंग की बारी आई। नियति का खेल देखिए, सिया को उसी जिले का जिलाधिकारी DAM नियुक्त किया गया जहां उसका ससुराल था। यह वही शहर था जिसकी गलियों में कभी उसे दरिद्र कहकर अपमानित किया गया था। जिस दिन सिया ने जिले का कार्यभार संभाला, पूरे शहर में हड्डकंप मच गया। DM साहिबा की सादगी और उनकी कड़क कार्यशैली के चर्चे हर जुबान पर थे। लेकिन सिया का मन अभी भी उस पुराने घर की ओर खींचा जा रहा था, बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि उस अध्याय को हमेशा के लिए बंद करने के लिए। उधर उसके ससुराल की स्थिति अब खंडहर जैसी हो चुकी थी। ससुर दीनदयाल ने बैंक से जो बड़ा लोन लिया था, उसकी किस्तें न भरने के कारण बैंक ने उनके घर की कुर्की नीलामी का नोटिस जारी कर दिया था। आकाश शराब के नशे में डूबा रहता था और कलावती दिन भर पटढोसियों से झकझती थी। उन्हें यह तो पता था कि शहर में कोई नई महिला कलेक्टर आई है, लेकिन उन्हें सपने में भी अंदाजा नहीं था कि वह वही कलमुही बहू है जिसे उन्होंने धक्के मारकर निकाला था। एक सुबह सिया ने अपने कार्यालय में फाइलें देखते हुए उस बैंक की लिस्ट देखी जिसमें डिफॉल्टरों के नाम थे। लिस्ट में सबसे ऊपर नाम था दीनदयाल। बैंक ने अनुरोध किया था कि पुलिस बल के साथ इस संपत्ति को कुर्क करने की अनुमति दी जाए। सिया ने फाइल पर हस्ताक्षर किए और अपने मातहतों से कहा, कल सुबह हम खुद मौके पर चलेंगे, यह मामला काफी समय से लंबित है। अगली सुबह नीली बत्ती वाली 4 गाड़ियां, पुलिस का सायरन और अधिकारियों का एक बड़ा काफिला उस तंग गली में दाखिल हुआ। पूरे मोहल्ले में शोर मच गया। कलेक्टर साहिबा आई हैं। लोग अपनी छतों पर चढ़ गए। दीनदयाल और कलावती बदहवास होकर बाहर निकले। उन्होंने देखा कि उनकी चौखट पर पुलिस खद्दी है। दीनदयाल हाथ जोधाकर गिद्ध गिद्धाने लगे। साहब, हमें कुछ दिन की मोहलत और दे दो, हम बेघर हो जाएंगे। तभी पुलिस वाले ने रास्ता छोड़ा और गाड़ी का दरवाजा खुला। काले चश्मे और कड्ढा खादी की साधी में जैसे ही सिया नीचे उतरी, समय जैसे रुक गया। कलावती की आंखें फटी की फटी रह गईं। आकाश, जो नशे में धुत खद्दा था, उसके हाथ से पानी का गिलास गिरकर चकनाचूर हो गया। सिया ने चश्मा हटाया और सीधे दीनदयाल की आंखों में देखा। उसकी आवाज में वही गरिमा थी। पहचाना दीनदयाल जी? आज मैं यहां किसी का फोन करने या 10 लाख रुपए देने नहीं आई हूं। आज मैं भारत सरकार के आदेश से आपके इस घर को सील करने आई हूं। ससुराल वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सिया जो कभी रसोई के कोने में रोती थी, आज पूरे जिले की मालिक बनकर उनके सामने खड़ी थी। पूरे मोहल्ले में सन्नाटा पसर गया था। दीनदयाल का शरीर कांप रहा था और कलावती के चेहरे का रंग सफेद पड़ गया था। जिस बहू को उन्होंने भूखा रखा,
जिसे सरेआम जलील किया, आज वह उनके सामने सत्ता की पूरी ताकत के साथ खड़ी थी। सिया के साथ आए पुलिस अधिकारियों ने घर के अंदर घुसकर सामान बाहर निकालना शुरू कर दिया। नहीं, ये आप क्या कर रही है? ये हमारा घर है। कलावती चीखी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर सिया की ठंडी और सख्त आंखों पर पड़ी, उसकी आवाज गले में ही फंस गई। सिया ने शांति से अपनी फाइल खोली और ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू किया। दीनदयाल जी, आपने बैंक से 40 लाख का कर्ज लिया, जिसमें से एक पाई भी वापस नहीं की। आपने फर्जी कागजात लगाए और सट्टेबाजी में सरकारी नियमों का उल्लंघन किया। कानून की नजर में यह घर अब आपका नहीं रहा। आज इस पर ताला लगेगा और इसकी नीलामी होगी। आकाश, जो अब तक खामोश था, लदखदाते हुए आगे बढ़ा। सिया देखो, मैं जानता हूं हमसे गलती हुई, पर आखिर मैं तुम्हारा पति हूं। क्या तुम अपने ही घर को बर्बाद देख सकती हो? पति? उस दिन तुम कहाँ थे आकाश, जब तुम्हारे पिता मुझे धक्का दे रहे थे? तुम कहाँ थे जब तुम्हारी माँ ने मुझे खाना देना बंद कर दिया था? आज मैं किसी की पत्नी बनकर यहाँ नहीं आई हूँ। मैं यहाँ एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में अपना फर्ज निभाने आई हूँ। और रही बात घर की, तो यह घर तो उसी दिन ढह गया था जब आपने बहू नहीं एक दहेज को घर में प्रवेश दिया था। सामान सड्ढक पर आ चुका था। वही सोफा जिस पर बैठकर ससुर दहेज की डिमांड करते थे, वही टेबल जहां बैठकर सास ताने मारती थी, आज धूल में पड्डे थे। कर्जदार भी वहां पहुंच चुके थे, जो कभी सिया के गहने नोचते थे। आज वे सिया के सामने हाथ जोड़ धकर खद्दे थे। मैडम जी, हमारा पैसा दिलवा दीजिए, सिया ने सख्त लहजे में कहा। सबका हिसाब होगा, लेकिन कानून के तरीके से। दीनदयाल घुटनों के बल बैठ गए। उनका अहंकार पूरी तरह टूट चुका था। वे लोग जो कभी इलाके के रईस बनते थे, आज अपनी ही गली में तमाशा बन गए थे। लोग जो कभी सिया को ताना मारते थे, आज फुसफुसा रहे थे। देखो, इसे कहते हैं कर्मा। जो बोया था वही काट रहे हैं। सिया ने तहसीलदार को आदेश दिया। प्रक्रिया पूरी कीजिए और घर को सील कर दीजिए। नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। सिया के पास पूरी शक्ति थी कि वह उन्हें सड़क पर ही रहने देती, लेकिन उस रात सिया को नींद नहीं आई। उसे अपनी सफलता का स्वाद तो मिल गया था, पर उसे एहसास हुआ कि अगर वह उन्हें तड़पता छोड़ देगी तो उसमें और उन लालची लोगों में क्या फर्क रह जाएगा। अगले दिन सिया ने अपने पिता रामशरण जी को बुलाया। पिता ने कहा, बेटा, तुमने जो हासिल किया वो अद्भुत है, पर याद रखना, न्याय और प्रतिशोध में एक महीन रेखा होती है। तुमने उन्हें उनकी गलती का एहसास करा दिया है। अब उन्हें सबक मिल चुका है। सिया नीलामी वाले दिन दोबारा वहां पहुंची। इस बार वहां कोई पुलिस फोर्स नहीं थी। वह अपनी निजी गाड़ी से आई थी। उसने नीलामी रुकवाई। उसने अपनी सालों की मेहनत की कमाई और पीएफ के पैसे से बैंक का बकाया चुकाया और घर के कागजात अपने हाथ में लिए। वह दीनदयाल और कलावती के पास गई, जो एक पुराने पेड्डे के नीचे शरण लिए हुए थे। उनके चेहरे सूख चुके थे। सिया ने घर की चाबियां उनके हाथ में रख दी। ये क्या है? दीनदयाल ने कांपते हाथों से पूछा। यह आपका घर है। मैंने इसका कर्ज चुका दिया है। मैं चाहती तो आपको जेल भेज सकती थी, लेकिन मेरे संस्कारों ने मुझे ऐसा करने की अनुमति नहीं दी। हमें माफ कर दे बेटी, हम अंधे हो गए थे लालच में, हमने हीरो खो दिया। हमने हीरा खो दिया था कंकड़ के चक्कर में। आकाश ने भी सिर झुका लिया। उसे अपनी कायरता पर शर्म आ रही थी। सिया ने उन्हें सहारा देकर उठाया और कहा, माफी मांगनी है तो उस ईश्वर से मांगिए और खुद से वादा कीजिए कि दोबारा किसी और की बेटी के साथ ऐसा नहीं होगा। अब मैं यहां से जा रही हूं। मेरा कर्तव्य पूरा हुआ। सिया अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गई। उसने उन्हें घर तो वापस दे दिया, पर वह खुद वहां नहीं रुकी। उसने अपनी एक नई दुनिया बसा ली थी, जहां वह एक स्वतंत्र, सफल और सम्मानित महिला थी। उसके पीछे एक ऐसा परिवार था जो अब उसे लक्ष्मी नहीं, शक्ति के रूप में पूजता था। सिया की कहानी उस हर लड़की के लिए एक मशाल बन गई जो जुल्म सहती है। उसने साबित कर दिया कि आंसू बहाने से बेहतर है कि पसीना बहाया जाए, क्योंकि सफलता ही सबसे बड़ा बदला है।